नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है, अभिवादन है, वंदन है आपको। क्या हाल चाल है आप लोगों के। बहुत बढ़िया होंगे ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं साथियों। और भारत की राज व्यवस्था, भारत के संविधान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं साथियों। और ये संवाद वाली क्लास है, आपके प्रश्नों का हमेशा स्वागत है। ये लाइव क्लास है, ये एडिशनल क्लास है, ये स्पेशल क्लास है, ऐसा साथियों आप लोगों को बताया गया। तो मनीष जी, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, नहीं अदना सा व्यक्ति हूँ। प्रणाम सुलोचना जी कह रहे हैं, मोहसिन जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, संजू चरण स्पर्श कह रहे हैं, अजय बुरवाल साहब गुड मॉर्निंग, मोनिका जी गुड मॉर्निंग, रमेश सारण साहब जय हिंद, क्या बात है क्या बात है, नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्णा, क्या बात है, बात वेरी नाइस वेरी नाइस। साथियों, संविधान सभा पर चर्चा चल रही थी अपनी, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा मैंने कह रखा है आपसे साथियों, आपके अच्छे प्रश्नों का हमेशा स्वागत है, अच्छे प्रश्नों का हमेशा स्वागत है साथियों। हाँ, एक मित्र कह रहे हैं कि मैं कन्नौज से हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप जरूर बताइएगा साथियों। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको नहीं आएगा तो हम ये कह देंगे कि भाई कल देख कर बताएंगे, किताब देखने में हर्ज क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को रखिएगा, लेकिन ध्यान रखें टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए साथियों। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रश्न पूछे, बड़ा मजा आएगा। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पता नहीं क्यों साथियों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, प्रथम बैठक, और पता नहीं क्यों आप लोग कह रहे थे कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। जी नहीं, 10 दिसंबर को ही मिर्जापुर से मनीष साहब आपका स्वागत है। 10 दिसंबर 1946 को ही साथियों दूसरी बैठक है। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है साथियों, ये फाइनल है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब आप मुझे 11 दिसंबर का कह रहे हैं। अरे 11 दिसंबर का आंकड़ा दिमाग में नहीं रखना है, ये तो 11, 9, 11, 13 हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखाते हैं। इससे मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद अंदाज लगा दिया होगा। जी नहीं, सब कुछ याद आ जाता है। मिर्जापुर वाले हमारे साथी कह रहे हैं, क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, लोकेंद्र जी को रोकेगा जरा। लोकेंद्र जी, सर मैंने अन्य स्रोतों में देखा तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 है। लोकेंद्र जी नहीं है, आप विश्वास कीजिएगा, आपको गलत नहीं लिखवाएंगे। अगर कोई फैक्ट गलती से आ भी गया हमसे या किसी और फैकल्टी से तो माफी मांगता हूं मैं, और उसमें करेक्शन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 दिसंबर को दूसरी बैठक है साथियों, ये फाइनल है, ये फाइनल है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। एक तो प्रॉब्लम ये थी। दूसरी, लगातार मुझे मित्र कह रहे थे कि पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया, तो मैंने साफ साफ शब्दों में साथियों आप लोगों के सामने बात रखी कि 207 सदस्यों ने भाग लिया, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर को हुई साथियों, उसमें 207 लोगों ने भाग लिया, ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक। और दूसरी बात, ये जो 211 का जो आंकड़ा आ रहा है साथियों, वो प्रथम सत्र का आ रहा है। हमारी संविधान सभा के जो अलग अलग सत्र हुए उसमें 1-2 मिनट में मैं बात करूंगा, थोड़ी देर में मैं बात करने वाला हूं साथियों। संविधान सभा के जो अलग अलग सत्र हुए, सत्र कई कई दिनों के होते थे, सत्र अगर पूछे साथियों तो 211 कहिएगा। प्रथम सत्र जो कि 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ साथियों। मैंने एक दिन 22 बोल दिया था, 23 दिसंबर 1946 तक हुआ। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 हुआ साथियों। उसमें 211, 10-12 दिन 14 दिन वो सत्र जो चला, उसमें टोटल मिलाकर, अरे सारी किताबों में लिखा है, शुभम आरजू ऐसा कह रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, आपको भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी लाके बता देंगे। 10 दिसंबर, आप है ना एक काम करिए, कुछ भी मत कीजिए साथियों, आप ऐसा एक गूगल पर सर्च कीजिएगा, 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या हुआ, ये लिख दीजिए, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। मेरे भाइयों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 हुआ, और प्रथम सत्र में जिन लोगों ने जो भाग लिया उनकी संख्या हो जाती है 211 साथियों। ये आप
विश्वास कीजिएगा। तो 211 का आंकड़ा मैंने क्लियर कर दिया, 207 का आंकड़ा क्लियर कर दिया, आप चिंता मत कीजिएगा, एकदम क्लियर है। तीसरी बात साथियों, एक और जो आप बार बार मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे दिखाई भी दे रहा है, अरे साथियों झंडा समिति पे मैं बात करूंगा। झंडा समिति में आप लोग लिखवा रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं जेबी कृपलानी, अभी मैं समितियों की बात नहीं कर रहा हूं, पर लगातार आपका प्रश्न आ रहा है, अरे जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे साथियों, पता नहीं ये कहां से लेकर आ गए। झंडा समिति नाम की एक कमेटी जरूर थी, कमेटी ऑन फ्लैग्स कहते हैं जिसे, कमेटी ऑन फ्लैग कहते हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये क्यों कंफ्यूजन हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं है। एक मित्र कह रहे हैं कि मैंने गूगल कर दिया, अरे मेरे दोस्तों मैं कह रहा हूं 10 दिसंबर 1946 और आगे लिख के देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। मनीष जी कह रहे हैं कि सर गूगल पे 10 ही बता रहे हैं, हाँ अरे हाँ, गलत नहीं बताएंगे साथियों, चिंता मत कीजिए। और अगर एक मित्र जो प्रश्न पूछ रहे हैं सुरेश गुर्जर साहब, अगर सुरेश गुर्जर साहब का मैं प्रश्न का आंसर दे दूं तो सारी समस्या खत्म हो जाए। गुर्जर साहब जो प्रश्न पूछ रहे हैं सर नियम समिति कब बनी? नियम समिति 10 दिसंबर 1946 को बनी। तो साथियों एक बात बताओ, जब 10 दिसंबर को बैठक ही नहीं हुई तो फिर नियम समिति कैसे बनी? तो नियम समिति 10 दिसंबर 1946 को बनी साथियों, और ये बात सही है। और 10 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। चिंता मत कीजिए, किसी ने अगर कोई गलत फैक्ट लिखवा दिया, मैं भी लिखवा सकता हूं, मानव है, मुंह से कभी कभी गलत निकल जाता है, इतना सारा प्रेशर रहता है, माफी चाहेंगे उसके लिए। और करेक्शन मैंने करवा दिया साथियों। आप लोगों के बीच में आने का कारण यही है कि कुछ गलती अगर हो गई है तो उसको करेक्शन कर लेते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे, राजेंद्र प्रसाद ही थे साथियों, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ये बात एकदम फाइनल है साथियों, थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा। किस गाइड में क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है साथियों, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक बात मैं आपसे और प्रश्न पूछ लेता हूं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ संविधान सभा के सत्र कितने हुए? संविधान सभा के सत्र कितने हुए बता दीजिए आप। संविधान सभा के सत्र लिख भी देना। संविधान सभा में कितने सत्र हुए? संविधान सभा में कितने सत्र हुए? जवाब दो, मुझे जवाब दो। हाँ, पूजा सैनी कह रही है कि 12 हुए। ओके ठीक है, वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है। पीयूष पाटीदार जी कह रहे हैं 2 हुए, पायल कह रही है 12 हुए, गजानंद जी स्वामी कह रहे हैं 167 हुए। देखो अब स्थिति हमारी क्या है ये देखिए। अनिल कुमार यादव साहब कह रहे हैं 12 हुए, ब्रजेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं 11 हुए, गोविंद जी कह रहे हैं 11 + 1, क्या बात है। सुभाष जी जाखड़ साहब कह रहे हैं 165, ब्रजेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं 11, अनिल कुमार जी कह रहे हैं 12, सुरेश गुर्जर साहब कह रहे हैं 12। अब साथियों मैं ये चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। सांवरलाल जी 11 अधिवेशन कह रहे हैं, अमन जी कह रहे हैं कि 15 हुए। साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, संविधान के अगर सत्र आपसे पूछ ले तो जवाब दीजिएगा 12 सत्र हुए। जवाब क्या दीजिएगा? 12 सत्र हुए। संविधान सभा में कितने सत्र हुए? क्या जवाब देंगे? 12। एक मित्र ने बड़ा ढंग से लिखा था कि 11 + 1। यस, ये 11 + 1 उन्होंने बहुत सही लिखा है। 12 कहिए और 11 + 1 कहिए, बात एक ही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं सत्यो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे साथियों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ये प्रथम बैठक, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है साथियों। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू, संविधान आंशिक रूप से लागू,
आंशिक रूप से। ठीक। और साथियों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है साथियों। तो जो मेरे मित्र 11 कह रहे हैं, जो मेरे मित्र 12 कह रहे हैं, जो मेरे मित्र 11+1 कह रहे हैं, उन सब का मैं जवाब देना चाह रहा हूं साथियों। अमृता जी आप ठीक कह रहे हैं, अभी बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सुबह सुबह दिमाग का दही नहीं करना है, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे ढंग से क्लियर करना है। तौफीक खान साहब कह रहे हैं ऐसा तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है साथियों। अगर कोई दिक्कत है जरूर बताइएगा, मुझे कोई गलती हुई तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मैं माफी मांगकर उसमें करेक्शन करूंगा, लेकिन दिक्कत अपने को दूर करनी है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ तब तक संविधान सभा के 11 सत्र हुए। कितने सत्र हुए साथियों? 11 सत्र हुए। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात साथियों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा एक बार फिर बैठी थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अगर उसको हम काउंट करते हैं, और उसको काउंट करना भी चाहिए, उसको काउंट करते हैं तो साथियों ये 12वां सत्र है। अगर आप तो मुझसे कहेंगे सर आप तो सीधा बताओ ना, हमारे प्रश्न आए तो हम क्या आंसर लिखे। हमारे प्रश्न आए साथियों, अगर प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए, 9, 10, 11, 12। साथियों 11 और 12 दोनों ऑप्शन हो तो आप 12 लिखना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर दोनों ऑप्शन हो तो आप 12 ही लिखिएगा। ठीक। एक दूसरी बात साथियों, अगर सवाल यूं आता है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए, 8, 9, 10, 11, 12 ऑप्शन नहीं है तो आप 11 लिख देना। क्योंकि कुछ लोग जो है 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के जो 11 सत्र हुए उन्हीं को काउंट करते हैं। 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई, जो एक दिन की बैठक थी, उसको सत्र के रूप में काउंट नहीं करते हैं। तो 11 और 12 दोनों ऑप्शन आएंगे तो साथियों प्राथमिकता 12 पर देनी है। लेकिन 12 ऑप्शन नहीं हो तो ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। पूजा सैनी जी कह रहे हैं कि संविधान की अंतिम बैठक एक दिन की है। हाँ, तो एक दिन का सत्र हो सकता है भाई। आप अगर 12 के 12 अधिवेशनों की लिस्ट देखोगे तो कुछ सत्र 2-2, 2.5 महीने के हुए, कुछ सत्र एक दिन का ही हुआ। छठा जो सत्र है संविधान सभा का, जो छठा सत्र है वो केवल एक दिन का था। आपको कमाल लगेगा, 12वां सत्र भी एक दिन का हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? जब छठा सत्र एक दिन का हो सकता है तो 12वां सत्र एक दिन का क्यों नहीं हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, एकदम मैंने क्लियर कर दिया है कि संविधान सभा में कितने सत्र हुए। अगर ये प्रश्न आता है और 12 ऑप्शन हो तो 12 ही लिखिएगा, और 12 नहीं हो तो 11 लिखिएगा साथियों, ऐसा मैं चाहता हूं। तो आज हमने अपनी बात, हाँ संगीता जी ने प्रश्न पूछा है, बड़ा अच्छा है कि सत्र और अधिवेशन में क्या अंतर है। सत्र और अधिवेशन में कोई अंतर नहीं है संगीता जी, सत्र और अधिवेशन में कोई अंतर नहीं है। सत्र और बैठक में अंतर हो सकता है, क्योंकि बैठक एक दिन की होती है, सत्र एक से अधिक दिन का भी हो सकता है और एक दिन का भी हो सकता है। सत्र जैसे 2.5 महीना सत्र चला, 7वां सत्र लगभग 2.5 महीने चला था साथियों। संविधान सभा का जो 7वां सत्र है वो लगभग 2.5 महीने चला, लेकिन छठा जो सत्र है वो एक दिन ही चला। तो 12वां सत्र भी केवल कितने दिन चला, एक दिन ही चला, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। सूर्य प्रकाश जी का प्रश्न रोकिएगा जरा, मतलब अंतिम सत्र एक दिन का ही हुआ? जी हां, अंतिम सत्र एक दिन का ही हुआ, छठा सत्र भी एक दिन का ही था। तो योगेश जी इस बात को ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। 9, 10, 11, 12 ऑप्शन हो तो 12 को प्राथमिकता देना, अगर 12 ऑप्शन नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप 11 लिख सकते हैं साथियों। इस बात को ध्यान रखिए, बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो काफी सारे नए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। किसी भी प्रकार का जो कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए साथियों हम लोग अपनी बात को आगे रख रहे हैं। तो ये सब बातें थी, इन बातों को मैंने आपके सामने रख दिया। एक मित्र ने कल प्रश्न पूछा था, मैंने जवाब भी दिया था,
बेगम अयाज रसूल के बारे में। बेगम अयाज रसूल, साथियों बेगम अयाज रसूल, और एक मैं अभी से क्लियर कर देता हूं, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह साथियों संविधान सभा के दोनों मेंबर थे। संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी उनमें से ये एक थी, एकमात्र मुस्लिम सदस्य, ये भी आपको बताया गया, मुस्लिम महिला। लेकिन सबसे बड़ी जो बात बताई गई साथियों, जहां से प्रश्न बन सकता है, वो मैंने क्लियर कर दिया था। और वो क्या बात थी? वो बात थी साथियों कि ये महिला हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष रह चुकी है। महिला हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष रह चुकी है। और साथियों मैंने ये क्यों बताया पता है आपको? ये इसलिए बताया क्योंकि एक मित्र ने प्रश्न पूछा था और मैंने कहा मैं जवाब दूंगा समय आने पर। एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि सर हमारे संविधान सभा का ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जो हॉकी भी खेलता था? हॉकी खेलते थे ये जयपाल सिंह जी, इवन ओलंपिक खेल चुके हैं, भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है ओलंपिक में इन्होंने। संविधान सभा का सदस्य बनने से पहले ये हॉकी खेल चुके हैं, हॉकी के बड़े जबरदस्त प्लेयर थे जयपाल सिंह जी। लेकिन हॉकी फेडरेशन की जो अध्यक्ष थी वो बेगम अयाज रसूल थी। ये दोनों में अंतर है साथियों, इसलिए थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी जयपाल सिंह जी थे, ओलंपिक खेल चुके हैं, ओलंपिक हॉकी के खिलाड़ी। ठीक है साथियों, इन दोनों बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, याद रहेगा आपको। चलिए दोनों बातें क्लियर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कल प्रारूप समिति के बारे में चर्चा की थी, जिस तरह से प्रारूप समिति बनी और बाद में डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष बने, कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने सर BN राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार करके संविधान को जब अंतिम रूप देना शुरू किया तो डॉक्टर अंबेडकर एक एक बात को संविधान सभा में रखते थे और एक एक बात करके क्या होती थी, पारित होती थी साथियों। 26 नवंबर, सारी बात सुन लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया। भारतीय संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। जब बात आई कि संविधान को लागू करें क्या, तो कुछ सदस्यों ने कहा जी नहीं, संविधान को अभी लागू नहीं करना है। क्यों लागू नहीं करना है साथियों? क्योंकि मैंने आपको पहले से बता रखा है, हम 26 जनवरी 26 जैन 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं। ठीक है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं। अब संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो अब क्या करें? 26 जनवरी का वेट करें या कुछ लागू करें? तो संविधान सभा में डिस्कशन हुआ और संविधान सभा ने निर्णय किया कि ऐसा करते हैं कि कुछ जो अनुच्छेद है वो आज ही लागू कर देते हैं। तो भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे साथियों, 16 अनुच्छेद। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर। अब कुछ मित्रों को इसमें भी प्रॉब्लम होगी मुझे लगता है, कुछ लोग कहेंगे 15 अनुच्छेद हुए। जी नहीं, 16 ही अनुच्छेद हुए। तो आप लिख दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को, ऐसा लिखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कंटिन्यू करके लिखते रहना, कंटिन्यू करके लिखते रहिएगा। इनमें से नागरिकता संबंधी प्रावधान, एक बार लिख दीजिए, इनमें से नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान,
नागरिकता संबंधी प्रावधान, कॉमा, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, कॉमा, चुनाव आयोग, एक बार लिखिए आप, एक बार लिखिए, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति की शपथ, कॉमा, चुनाव आयोग, कॉमा, कॉमा, अंतरिम संसद, एक बार लिख दीजिए, मैं हर बात को क्लियर कर लूंगा, इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद, कॉमा, अंतरिम राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति इत्यादि से संबंधित अनुच्छेद थे, इत्यादि से संबंधित अनुच्छेद थे, इत्यादि से संबंधित अनुच्छेद थे, इत्यादि से संबंधित अनुच्छेद थे। ठीक है साथियों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक बच गया 391, ये 16, ये 16 अनुच्छेद साथियों उस दिन लागू हुए थे। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, पीडीएफ नहीं मिलेगी, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उनको ध्यान रखिएगा। 5 6 7 8 और 9 ये पांचों ही अनुच्छेद नागरिकता के संदर्भ में थे साथियों। ये 26 नवंबर को लागू हुए। एसएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 26 नवंबर 1949 को जो अनुच्छेद लागू हुए उनमें से कौन सा प्रावधान लागू नहीं हुआ। तो नागरिकता के संदर्भ में, राष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में, चुनाव आयोग के संदर्भ में, ये कुछ परिभाषाओं की बात करता है उनके संदर्भ में, ये इंटरिम पार्लियामेंट की बात करता है, इंटरिम राष्ट्रपति की बात करता है, और ये जो 391, 392, 393 और 394 ये जो साथियों आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। ये बड़े ढंग से लिख देना साथियों, इस प्रकार का बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। अरे 15 नहीं है भाई, 15 नहीं है, विश्वास कीजिए मेरे भाई, 15 नहीं है, कुल 16 अनुच्छेद है। कौन कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में है, और अनुच्छेद 394 में 15 अनुच्छेद लिखे हुए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 अनुच्छेद लिखे हुए, और बाद में लिखा तथा ये, तो अनुच्छेद 394 को खुद को भी तो काउंट करना पड़ेगा साथियों। तो 15 + 1 यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 16 अनुच्छेद लागू हो गए। और मैंने आपको बता दिया साथियों ये किससे संबंधित है, नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ, चुनाव आयोग, विभिन्न परिभाषाओं के संदर्भ में, इंटरिम पार्लियामेंट, इंटरिम राष्ट्रपति के संदर्भ में है। कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद है। एक तो बात को इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। एक दूसरी बात साथियों, 26 नवंबर को संविधान आंशिक रूप से लागू होने के कारण हमारे एक बहुत बड़े संविधान वेता, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी रह चुके, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर 1979 से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। ठीक है, इस बात को, हाँ शंकर सिंह जी कह रहे हैं कि 394 इटसेल्फ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। इस वजह से संविधान वेता, विधि के जानकार लक्ष्मीमल जी सिंघवी के सुझाव पर 1979 से, ये मैंने सब लिखा है, 1979 से 26 नवंबर को किस रूप में, विधि दिवस के रूप में, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है 1979 से, यहां तक ठीक है। 16 अनुच्छेद कौन से थे ये भी मैंने बात कर दी। सुरेश गुर्जर साहब कह रहे हैं अंतरिम संसद, अंतरिम राष्ट्रपति वाले आर्टिकल अभी है कि, अरे नहीं है, अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं।
अब वो आर्टिकल जिंदा नहीं है, वो सब क्या हो गए, समय के साथ ही खत्म हो गए। टाइम बिंग थे, वो समय के साथ में थे। तो ये बात एकदम क्लियर है साथियों। वर्ष 2015 से लिख दीजिएगा, वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आपको आगे बढ़ना है। सर पहली बार कब मनाया गया, तो मैंने बता दिया ना 1979 से, पहली बार 1979 से। वर्ष 2015 से इस 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाने लग गए, संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। विधि दिवस और संविधान दिवस अलग अलग नहीं है। 1979 से 2014 तक इसे विधि दिवस के रूप में मना रहे और 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने लग गए हैं। मेरी बात को आप लोग समझे। लक्ष्मीमल सिंघवी जी के सुझाव पर इसको विधि दिवस के रूप में और बाद में 2015 से हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने लग गए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक मित्र प्रश्न पूछ रहा है इतना लेट क्यों, अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, किसी ने सुझाव दिया है तभी तो मनाने लगे। आप मुझे बताओ, हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो हम 2002 से मनाने लग गए हैं। तो क्या प्रवासी इससे पहले होते ही नहीं थे क्या? अरे कोई सुझाव देगा, कोई महत्वपूर्ण सुझाव को स्वीकार करने वाली सरकार होगी, स्वीकार होगा तभी तो मनाना शुरू होंगे। तो इतना लेट क्यों, ये क्या बात हुई? तो ये कुल मिलाकर मैं साथियों ये बात कहना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर। अब साथियों 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अब मेरा प्रश्न है, उसका जवाब दीजिए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा, ये डेट कहां लिखी हुई है बताइए आप। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, ये डेट कहां लिखी हुई है, ये डेट कहां लिखी हुई है बताइए आप। साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 लिख दीजिएगा, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। अनुच्छेद 394 में, अनुच्छेद 394 में, यस क्या बात है, अनिल कुमार जी ने जवाब दे दिया। अनुच्छेद 394, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 394 में ये उल्लेखित है कि, अनुच्छेद 394 में ये उल्लेखित है कि, ये उल्लेखित है कि, ये उल्लेखित है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद, संविधान के, एक बार लिखिए, संविधान के कुछ अनुच्छेद कौन कौन से, वो मैंने आपको लिखवाए हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, संविधान के कुछ अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, जबकि जबकि शेष प्रावधान, जबकि शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, जबकि शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, जबकि शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। तो साथियों ये बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 394 में क्या बात लिखी हुई है मैं बताता हूं आपको। अनुच्छेद 394 में 2 बात लिखी हुई है, बहुत ध्यान से सुन लेना और लिख भी लेना। इस तरह से 2 भागों में बांटकर लिख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता मुझे यही रोकना, मैं बताऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा। अनुच्छेद 394 में 2 बातें लिखी हुई, उन अनुच्छेदों का उल्लेख है, उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जो
तुरंत प्रभाव से लागू हुए, जो तुरंत प्रभाव से लागू हुए, तुरंत प्रभाव से लागू हुए। ठीक है साथियों, एक तो बात है वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने बोला। ठीक, क्लियर एकदम। दूसरा, अनुच्छेद 394 में और क्या लिखा हुआ है? शेष प्रावधान, शेष प्रावधानों का 26 जनवरी 1950 से लागू होने का उल्लेख, लागू होने का उल्लेख। साथियों, आपको ये जरूर लग रहा होगा कि हम बहुत धीमे पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल तो यहां से बनते हैं और कितनी बार इस प्रकार के अच्छे से प्रश्न बने हैं साथियों, कितनी बार प्रश्न बने। इसलिए आपको ये सब बातें मालूम होनी चाहिए कि कहां से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखिए कितना दिक्कत है। मित्र लोग कह रहे सर थोड़ा फास्ट चलिए, बहुत धीमे। अरे भाई फास्ट तो चल लूंगा, कोर्स भी करवा दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो। प्रश्न आ गया 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद लागू, तो आप तो 15 लिखोगे ना, तो 15 से 16 कैसे है, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। और कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है कि तुरंत लागू होंगे? अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है। शेष अनुच्छेद कब किस डेट से लागू होंगे, ये कहां लिखा हुआ है? 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, ये अनुच्छेद 394 में लिखा। इसलिए समय तो लगेगा। आपको कोर्स करने से मतलब है या फिर समझने से मतलब है, क्योंकि प्रश्न जब आएगा तो साथियों अब ये प्रश्न नहीं आएगा कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की या दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न इस तरह से आएंगे साथियों। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, जिंदगी भर के लिए समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न पूछा है, अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है? अनुच्छेद संविधान की धाराओं को कहते हैं, और जो धारा होती है वो किसी एक्ट के जो प्रावधान होते हैं उनको धारा कहा जाता है। ठीक, तो एकदम कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर है साथियों। एक बात। दूसरी बात, जब संविधान लागू होने की बात आई तो एक मित्र ने मेरे को प्रश्न पूछा कि सर 26 जनवरी को क्यों लागू किया? तो हमने साथियों बता दिया ना, 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो वो डेट युवा पीढ़ी के दिमाग में रहे, उस डेट को स्थिर करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का हमने इंतजार किया और भारतीय संविधान के जो अन्य प्रावधान है वो इस दिन लागू किए। एक। दूसरी बात, आप बार बार मुझे समितियों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो समितियों की मैं लिस्ट बता देता हूं आपको साथियों। भारतीय संविधान सभा जो थी उसमें कई प्रकार की समितियां थी, उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। संविधान जो बन रहा है उसमें कौन कौन सी समितियां थी वो मैं आपके सामने लिस्ट लेके आ रहा हूं साथियों। अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं नियम समिति, तो आप जवाब देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो नियम समिति है उस पर चर्चा की थी हमने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। ठीक, इसी प्रकार से एक समिति और थी, जो महत्वपूर्ण जो समितियां हैं उसकी मैं लिस्ट आपके सामने ला रहा हूं। इसी प्रकार से एक और समिति थी जिसका नाम था संचालन समिति। संचालन समिति, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये एकदम क्लियर है साथियों। और अगर आपसे प्रश्न पूछते झंडा समिति, जो बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं, झंडा समिति साथियों, झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एकदम क्लियर होना चाहिए। और इस कमेटी का नाम था एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। इस कमेटी का नाम क्या था? राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज समिति। ये सब बातें आपको नोट करनी है। नियम समिति हो गया, संचालन समिति हो गया साथियों, झंडा समिति हो गया। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सा? राज्य समिति, एक कमेटी थी स्टेट कमेटी, उस स्टेट कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? राज्य समिति। महत्वपूर्ण समितियां बता रहा हूं साथियों। राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक कमेटी थी मौलिक अधिकारों के ऊपर समिति। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, ये जो है उनके ऊपर जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मेरे साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि ये सब लिख दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के मामले, अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, से संबंधित समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? इसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और अगर आपसे पूछ ले प्रारूप समिति, तो वो तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम लोग कहते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, आप अच्छी तरह से जानते हैं साथियों। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर पूछे आपसे यूनियन पावर्स कमेटी, संघ शक्ति समिति, तो उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू। अगर आपसे पूछते हैं संघ का संविधान समिति, उस समिति के अध्यक्ष भी पंडित नेहरू। तो दोनों लिख दीजिएगा, दोनों लिखिएगा। संघ शक्ति समिति यानी संघ के पास कितनी शक्ति होगी, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष पंडित नेहरू। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने बात करी नियम समिति की, हमने बात करी संचालन समिति की, हमने बात करी राज्य समिति की, हमने बात की प्रारूप समिति की, हमने बात की झंडा समिति की, हमने बात की संघ के संविधान की समिति की, हमने बात की संघ शक्ति समिति की। साथियों, ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो कमेटीज हैं, उन कमेटीज के अध्यक्ष कौन थे, ये सारी बातें आपके सामने रख दी है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है इस समितियों के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं साथियों, ऐसे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक प्रश्न सुरेश जी का है, सर फ्लैग कमेटी का अस्तित्व तो 22 जुलाई के बाद समाप्त हो गया होगा, क्योंकि 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग अपना लिया। एकदम बात सही है साथियों कि 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपना लिया। कमेटीज बनती रही, कमेटीज का काम होता रहा, उसके बाद में कमेटीज हटती रही। तो ये सब बातें ध्यान रखना। खाका समिति कहिए, प्रारूप समिति कहिए, पांडुलेखन समिति कहिए, मसौदा समिति कहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, एक ही बात है साथियों, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे। ठीक है। संचालन समिति के एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष मैंने आपके सामने रख दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। JB कृपलानी जी किसी समिति के अध्यक्ष नहीं थे। झंडा समिति के बारे में बार बार उल्लेख आता है, लेकिन JB कृपलानी जी नहीं, उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, उस अंतिम बैठक में क्या क्या हुआ उस पर चर्चा अपने को करनी है। उस अंतिम बैठक का आयोजन 24 जनवरी 1950 को हुआ। उस दिन क्या हुआ, संविधान सभा की अंतिम बैठक में क्या हुआ? राज्य समिति के अध्यक्ष मैंने बोल दिया साथियों। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तो अंतिम बैठक में क्या क्या हुआ साथियों, बहुत ध्यान से सुन लेना, अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न। उस दिन क्या क्या हुआ? नंबर 1, संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर कितने ने किए, पहले किसने किए, सारे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। पहला काम तो ये हुआ। ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था साथियों। आप कहेंगे चुनाव, यस, बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, एकदम सही है। और क्या हुआ? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। जन गण मन को स्वीकार किया गया साथियों।
ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हो रहा है उसके बारे में। ठीक, और संविधान पर हस्ताक्षर की पहली बात पर आते हैं। संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया? तो साथियों लिख दीजिएगा, लिखिए 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, एकदम सही है। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। एक दूसरी बात, पहले हस्ताक्षर किसने किए, अंतिम हस्ताक्षर किसने किए, इस प्रकार का भी प्रश्न है। तो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखिए लिखिए, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और दूसरी बात, अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? अंतिम हस्ताक्षरकर्ता। आप चिंता मत कीजिए, मुझे सारे प्रश्न आपके दिखाई दे रहे हैं, अभी एक एक का जवाब देंगे। प्रथम हो गया, अंतिम हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये तो है तीन महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू जी ने किए, सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। एकदम बात सही है साथियों। अभी कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, बहुत डिटेल में करना है। और मैं ये चाह रहा हूं कि आपके जितने भी जो कंफ्यूजन है उस सब को दूर करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात आपने नोट भी कर ली होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब साथियों कितनी कॉपियां थी संविधान की जिन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ध्यान रखिएगा, संविधान की 3 कॉपियां थी, 3 कॉपी। एक कॉपी ये संविधान की कॉपी, ये इंग्लिश में संविधान था। ठीक है साथियों, एक कॉपी और ये भी इंग्लिश में थी। प्रश्न हो तो पूछ लेना, अभी बात कर लेंगे। और एक कॉपी जो हिंदी में ट्रांसलेट की गई थी, ये थी। आप कहेंगे 2 अंग्रेजी में क्यों थी? साथियों एक तो साधारण कॉपी थी अंग्रेजी की, जैसा किताब होती है वैसी। एक हर पेज पर डिजाइन बनाई हुई थी, हर पेज पर चित्रकारी की हुई थी, हर पेज पर कभी राम का चित्र, कभी हनुमान का चित्र, कभी भारतीय संस्कृति के अनेक मंदिरों के चित्र, बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया था। उस पर डिजाइन बना रखी थी, चित्र बनाए रखे थे। इस तरह से पेज के चारों ओर चित्र बनाए हुए थे साथियों। अंग्रेजी की जो कॉपी थी उसमें एक में चित्र थे और एक बिना चित्र वाली थी। तो आप सही कह रहे हैं केताराम जी कि 2 अंग्रेजी में थी, एकदम बात सही है। कुणाल साहब भी ठीक कह रहे हैं, संजू जाट भी ठीक कह रही है। 2 क्यों प्रदीप कुमार जी? एक तो सिंपल अंग्रेजी में और एक अंग्रेजी में, लेकिन साथ साथ में उसके ऊपर क्या कर रखी थी? डिजाइन कर रखी थी। कंचन कह रही 2 अंग्रेजी में और एक हिंदी में। हाँ एकदम सही है, सही है साथियों, ये थी हिंदी में। अब ये बात, एक प्रश्न पूछा जाता है, एक तो हमारा संविधान। अरे भाई तौफीक साहब, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न पूछे ना, प्रश्न ढंग का होगा तो जवाब देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? 3 जो कॉपी है साथियों, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो ये डिजाइन किसने की, संविधान के पेजेस पर डिजाइन किसने की, और दूसरा संविधान का लेखन का कार्य किसने किया। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों जो डिजाइन है, लिख दीजिए आप, डिजाइन नंदलाल बोस ने की। ये बहुत फेमस चित्रकार थे, नंदलाल बोस ने इसके ऊपर डिजाइन का काम किया। तो डिजाइन किसने किया? नंदलाल बोस ने किया। अच्छा प्रश्न है साथियों, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर बात आई कि ये जो संविधान है ये कागज पर लिखा किसने? आपने बातें तो कर ली। कॉपी का मतलब है 3 सेट बनाए गए संविधान की। कॉपी का मतलब है 3 सेट बनाए गए साथियों। एक मित्र पूछ रहा है ऋतुराज सिंह जी के डायग्राम क्यों बनाए गए, चित्र क्यों बनाए गए? अरे हम अपने घरों में सजावट क्यों करते हैं? ताकि अच्छा लगे। ये कोई बात हुई क्या? अब प्रश्न है कि इसको लिखा किसने, लेखनी किसने की? तो लेखनी की साथियों प्रेम बिहारी
प्रेम बिहारी, पूरा नाम है नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लेखन का कार्य किया, ने लेखन का कार्य किया, लेखन का कार्य किया। ये मैं कहना चाहता हूं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लेखन का कार्य किया। हिंदी में किसने बोला? संविधान सभा के सदस्यों ने ही उसको हिंदी में लिखा, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया था साथियों। नेहरू जी ने संविधान पर पहले हस्ताक्षर क्यों किए? जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आवाज़ दी पंडित नेहरू जी को कि आप आइए और अपना पहला हस्ताक्षर कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पंडित नेहरू जी उस दिन मीटिंग में पूरे दिन उपस्थित नहीं रह पा रहे थे क्योंकि उन्हें किसी आवश्यक काम से जाना था। इसलिए उन्होंने पहले से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आग्रह कर दिया कि मुझे पहले बुला दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर हस्ताक्षर कर सकता हूँ, तो हस्ताक्षर कर लूँ। तो पंडित नेहरू जी ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर लिए पहले। एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि संविधान सभा में 207 सदस्य थे तो हस्ताक्षर 284 ने कैसे किए? नरेंद्र जी को रोक दीजिए। नरेंद्र जी कमाल करते हैं आप। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ये मैंने कहा था। आप कमाल करते हैं। मैंने उस समय कहा था कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने उस समय भाग नहीं लिया था। 15 अगस्त 1947 तक आते आते सारी देशी रियासतों का भविष्य तय हो गया था। उन्हें कहां जाना था ये तय हो गया था, तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि फिर आएंगे नहीं क्या? ये मैंने कहा था आपको। और दूसरा मैंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था। 15 अगस्त 1947 के आते आते मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स तो भारत रहे थे ना। आप भूल गए क्या? प्रारूप समिति के मोहम्मद सादुल्ला फिर कहां से आए? मुस्लिम लीग के नहीं थे, उनको कौन काउंट करेगा? बेगम अयाज रसूल क्या मुस्लिम लीग से नहीं थी? उनको कौन काउंट करेगा? क्या मोहनिसा मुस्लिम लीग से नहीं थे? उनको कौन काउंट करेगा? तो साथियों थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, केवल रटने की कोशिश मत कीजिएगा, तभी आपके सब चीजें दिमाग में आएगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई साथियों? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में ये जो मित्र ने मेरे प्रश्न पूछा, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। एक मित्र ने प्रश्न पूछा, विकास सैनी जी ने, क्या सदन के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? जी नहीं। संविधान सभा के जो सदस्य उस समय थे उन्होंने सब ने हस्ताक्षर नहीं किए। मोहानी साहब ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस संविधान को स्वीकार नहीं करता हूं, तो सब ने साइन नहीं किए। मैं एक आंकड़ा क्लियर कर देता हूं। प्रथम बैठक पूछे, आप ये लिख देना, आप ये लिख दीजिएगा साथियों, वरना बार बार प्रश्न पूछते ही रहेंगे। 207। प्रथम सत्र पूछे तो लिखिएगा 211। अगर आपको प्रश्न पूछे मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर सदस्य, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर सदस्य, तो जवाब दीजिएगा 324। ठीक। अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं स्वतंत्रता के समय सदस्य, स्वतंत्रता के समय सदस्य, तो जवाब दीजिएगा 299। ठीक। हस्ताक्षर कितनों ने किया? तो जवाब दीजिए हस्ताक्षर, जवाब दीजिए 284। अब समझ में नहीं आए, हाँ हसरत मोहानी जी ने मना कर दिया, अमृता जी एकदम सही कह रहे हैं। अब अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप जवाब दीजिएगा। अब्दुल कलाम आजाद साहब कांग्रेस पार्टी से थे, अब्दुल कलाम आजाद साहब कांग्रेस पार्टी से थे साथियों। तो अब देखिए मैं एक एक प्रश्न का जवाब देता हूं, ये एकदम क्लियर कर देगा। इसके बाद में मेरे हिसाब से आपसे आप प्रश्न नहीं आएंगे आपके। प्रेम बाबू हिंदी में भी उन्होंने लिखा भाई, किन्होंने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही लिखा। अब्दुल कलाम आजाद साहब कांग्रेस पार्टी से थे, ये ध्यान रखिए। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने मेंबर होने चाहिए थे? 389 का जवाब दीजिए।
क्या कहेंगे, 389 थे। प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 207 जवाब दीजिए। क्यों, क्योंकि 2-3 रीजन थे। एक, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। 2, देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं था। 3, कई सारे मेंबर्स अलग अलग कामों में बिजी थे इसलिए भाग नहीं ले पाए, उनके नाम भी बताए थे मैंने। 4, कृष्णदेव रैकुट जो मेंबर बन के तो आ गए लेकिन पहली बैठक में भाग लेने से पहले उनका निधन हो गया, बात खत्म हो गई साथियों। प्रस्तावना पर चित्रकारी किसी और ने की थी, राम सिन्हा ने की थी, बाद में बात करेंगे, अभी ये प्रश्न मत पूछिए बॉबी जी। तो ये तो हो गया ये आंकड़ा। प्रथम सत्र की क्या प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको पहले से स्पष्ट कर दिया था साथियों। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर सदस्य कितने रहे, तो साथियों मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर संविधान सभा में 324 सदस्य रहे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर स्वतंत्रता के समय कितने सदस्य थे, तो 299। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार कर दिया तो 324 और स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में 299, इतना फर्क कैसे आ गया, तो मैं बता देता हूं साथियों। कई सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, कई सारे सदस्य विदेश में सेटल हो गए, कई सारे सदस्यों का निधन भी हो गया, तो कुल मिलाकर बचे कितने, 299 बचे थे साथियों। और संविधान पर हस्ताक्षर करने की जब बात आई तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। एक मित्र ने प्रश्न पूछा, कौन है, पायल, 299 थे तो 284 ने हस्ताक्षर कैसे किए। देखिए 299 कब थे, 15 अगस्त 1947 को थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 15 अगस्त 1947 को थे 299। और साइन करने की जब बात आई तो ये बात है 24 जनवरी 1950 की, लगभग 2.5 साल बाद की बात है साथियों। 2.5 साल में कुछ मेंबर्स, मैंने कहा ना, जिनका निधन भी हो गया था, कुछ मेंबर विदेश में सेटल हो गए, कुछ मेंबर्स ने साइन करने से मना कर दिया, जिसमें मैंने कहा हसरत मोहानी साहब ने हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया सर। तो ऐसे लोगों ने साइन नहीं किए, तो इस वजह से आंकड़ा घटकर कितना आ गया, 284 आ गया साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं। यहां तक ठीक है। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है जेठाराम जी ने, ये कह रहे हैं सर प्रस्तावना को संविधान लागू होने के बाद क्यों लागू किया, पहले क्यों नहीं। साथियों एकदम अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन आप याद कीजिएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना पर, हालांकि जब मैं बाद में चर्चा करूंगा तो बता दूंगा, भारत की संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता जो है साथियों वो 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हो रही है, 26 नवंबर 1949 को प्राप्त नहीं हो रही है। इस वजह से प्रस्तावना को 26 जनवरी 50 को ही लागू किया गया। जेठाराम जी मेरी बात को आप शायद समझ गए होंगे। एक सेकंड, प्रेम बिहारी ने अपना नाम प्रत्येक पेज पर डाला था और अंतिम पेज पर अपने दादा का नाम भी डाला था, एकदम बात सही है। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने जब संविधान का लेखन का जब काम किया तो उन्होंने कहा, वो बहुत जबरदस्त कैलियोग्राफर थे, उन्होंने कहा मैं पैसा 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरा नाम हर पेज पे आना चाहिए, और चूंकि मेरे दादाजी बहुत फेमस इस संदर्भ में रहे हैं तो दादाजी का नाम भी आना चाहिए। ये बात एकदम सही है। तो बॉबी जी ये बात आपकी सही है। एक मित्र कह रहे हैं हसरत मोहानी जी ने उसके ऊपर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। अरे हसरत मोहानी जी ने कहा कि ये जो संविधान बनाया है आप लोगों ने, उस संविधान से मैं सहमत नहीं हूं। बड़े कमाल के व्यक्ति है, लगातार संविधान सभा के सदस्य रहे, लगातार बैठकों में भाग लेते रहे, लगातार प्रस्तावों में सहमति व्यक्त करते रहे, लेकिन जब संविधान पर हस्ताक्षर की बात आई तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं इस संविधान के साथ सहमत नहीं हूं। तो राजन मिश्रा जी, मैंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब तक बात सब क्लियर हो गई होगी। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में भी कुछ बातें हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। हालांकि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती आ रही है, उस समय ज्यादा बेहतर ढंग से बात की जा सकती है। क्या बात है, मेरे एक मित्र पूछ रहे हैं दिलखुश जी कि सर दादाजी का नाम क्या था, प्रेम नारायण बिहारी जी का। दादाजी का नाम पूछ रहे, पिताजी का भी पूछ लेते, माता जी का भी पूछ लेते। अब यार मुझे इतना थोड़ी पता है, मैं एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं मेरे भाई। दादाजी का नाम पूछ रहे यार, अब इस बात में कहेंगे उनके पोते का नाम क्या था। ऐसे प्रश्नों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ऐसे प्रश्न एकदम हंसी वाले प्रश्न है मुझे लग रहे हैं।
तो डॉक्टर अंबेडकर, एक मित्र पूछ रहे हैं कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करने से मना किया। साथियों, ये कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करने से मना किया। कुछ लोगों ने साइन किए नहीं, तो मना कैसे करना कहेंगे? वो साइन ही नहीं कर रहे हैं तो मना करना वाला नहीं कहेंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों। मैंने एकदम क्लियर कर लिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारंभ में बॉम्बे से चुनाव लड़ा संविधान सभा के लिए, चुनाव हार गए। फिर मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ा बंगाल से, चुनाव जीत गए। निर्वाचन क्षेत्र था जयसूर कुलना। यह बात हमने कर ली थी साथियों, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्न जारी है, इसलिए मुझे बात करना बहुत जरूरी है। फिर जयसूर कुलना पाकिस्तान में चला गया, तो डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य बने M.R. जयकर साहब द्वारा खाली किए गए स्थान से। ये बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एक तो बात है ये। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर साहब का कि एक भी रुपया नहीं लिया मेरे भाई, एक भी रुपया नहीं लिया संविधान के लेखन का या चित्रकारी का। क्या बात है, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसे? कितने रुपए लिए यार, कमाल करते हैं। क्या ये प्रश्न पूछेंगे क्या? ये मुझे बताओ, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे? कमाल है, कमाल है। खैर, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं साथियों। डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान के निर्माण में क्या योगदान है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। अगर आप संविधान सभा की जो 11वां अधिवेशन है, उसमें खासकर 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को जो बहस हुई, उस बहस को देखें साथियों, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि संविधान सभा में जितनी बहस हुई, जितने शब्द बोले गए, उनका 10% शब्द, लगभग 10% शब्द तो डॉक्टर अंबेडकर अकेले व्यक्ति ने बोले। 2,67,000 शब्द का प्रयोग डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में किया था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में जो भी प्रश्न पूछे जाते थे, उन सारे प्रश्नों के जवाब डॉक्टर अंबेडकर देते थे साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान की जननी कहते हैं। भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को देखते हुए उन्हें पंडित अंबेडकर तक की संज्ञा दी गई। आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। तो संविधान का जनक एवं जननी, एक बात। दूसरी बात, आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु। एक ने उन्हें कहा ये तो पंडित अंबेडकर है, पंडित अंबेडकर। इस प्रकार की उपाधियां डॉक्टर अंबेडकर के लिए यूज की गई, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। प्रेम नारायण रायजादा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नंदलाल बोस भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, फिर देखिए साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या बोला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोला कि ये संविधान सभा के एक स्किल्ड पायलट है। किसने बोला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा के ये एक स्किल्ड पायलट है, एक दक्ष पायलट है, जो संविधान सभा को संचालित करने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदस्य थे, बात एकदम सही है। तो ये सब बातें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए साथियों। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी। स्किल पायलट अर्जुन जी कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उससे भी मालूम पड़ता है कि डॉक्टर अंबेडकर कितने बड़े विद्वान थे। एक उनकी किताब थी हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे। ये सब लिख दीजिएगा आप, ये काम आएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें लिखिएगा जरा। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान से कौन थे? कुलदीप स्वामी जी का प्रश्न है। राजस्थान की बात हम लोग नहीं करेंगे। देश भर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वजह से राजस्थान पर्टिकुलर पर बात अपने को अभी नहीं करनी है। शूद्र कौन थे?
कांग्रेस व गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया? अछूतों के लिए क्या किया? ये उनकी पुस्तक थी। ये सब ध्यान रखना, अच्छे प्रश्न बनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इतने गरीब थे तो इंग्लैंड पढ़ने गए थे क्या? हाँ गए थे भैया, उनको पेंशन, उनको स्कॉलरशिप मिली थी, उसकी वजह से वो जा सके वहां पर। एक इन्होंने किताब लिखी, पाकिस्तान पर विचार और भारत विभाजन। आप लिख दीजिए किताब का नाम, भारत विभाजन। इसको थॉट्स ऑन पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये बाद में इस नाम से प्रकाशित हुई थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इनकी और भी किताबें हैं, जैसे हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां। ये सब ध्यान रखना है साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक किताब और थी, द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स। आप अंदाज लगाइए कि डॉक्टर अंबेडकर किस प्रकार के व्यक्ति रहे होंगे। द अनटचेबल्स। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। एक मित्र ने लिखा महावीर त्यागी के बारे में। यस, एकदम सही बात है। महावीर त्यागी संविधान सभा के सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि भारत का संविधान एक साकार चित्र है। महावीर त्यागी जी ने यह कहा था कि भारत का संविधान एक साकार चित्र है और इस चित्र को उकेरने में, उस चित्र में कूंची भरने का, कूंची से काम करने का काम जो मुख्य कलाकार है वो डॉक्टर अंबेडकर ने किया। ये डॉक्टर अंबेडकर के बारे में महावीर त्यागी जी के शब्द हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ये डॉक्टर अंबेडकर की कुछ पुस्तकें हैं। मैंने इनके बारे में आपके सामने कुछ बातें लिखी है, ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। सबके कमेंट दिख रहे हैं। सुभाष जाखड़ साहब, चिंता मत कीजिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की बातें क्लियर हो गई। बात को और आगे बढ़ाते हैं। लिख दिया आपने? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि 24 जनवरी को 1950 को क्या हुआ। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या काम हुए उस पर हमने थोड़ी सी बात की कि संविधान पर हस्ताक्षर करने का काम हुआ। फिर देखिए साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। जरा इसको भी समझ लीजिए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव। अब यहां से कम 7 से 8 प्रश्न हैं जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहला, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि सर राष्ट्रपति का चुनाव कर किसने दिया, यह आपका प्रश्न होगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। साथियों हमेशा ध्यान रखिएगा, संविधान सभा ने खूब काम किए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान निर्माण, ठीक है। और संविधान सभा ने संसद के रूप में भी कार्य किया। आप ये लिखिएगा, ये जो मैंने 2 डायग्राम बना रहा हूं इसको लिख दीजिएगा, संसद के रूप में। आपके प्रश्न मुझे दिख रहे हैं। हाँ, एक एक जवाब दूंगा। अनिल जी, चुनाव अधिकारी कौन थे, सब विषय पर बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। एक मित्र जो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर संविधान सभा स्थगित हुई या संविधान सभा समाप्त हुई, उस विषय पर भी बात करेंगे। मुझे सबके प्रश्न दिख रहे हैं, पर मैं सोच रहा हूं कि वक्त आने दीजिए, उस पर बात करेंगे। सुभाष जाखड़ साहब क्या कह रहे हैं, संविधान की मूल कॉपी संसद में होती है या सुप्रीम कोर्ट में? संसद में है। संविधान की मूल कॉपी संसद में है, हीलियम गैस के साथ ढकी हुई है ताकि संविधान की कॉपी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, संसद में है। ठीक। अब देखिए, संविधान सभा जब संविधान का निर्माण का काम करती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है साथियों, और 9 दिसंबर 1946 से ही संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का काम करना शुरू कर दिया।
ठीक है, एक। दूसरी बात, संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी तो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे मावलंकर साहब, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लिख लीजिए, ये दोनों को इस तरह से बांट के लिखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पुष्कर जी, डांगी साहब का जो प्रश्न है मुझे दिख गया है, मैं जवाब दे रहा हूं साथियों। संविधान सभा जब संविधान के निर्माण का काम करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे, और यही संविधान सभा जब संसद के रूप में बदल जाती थी तो उस समय गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर साहब उस संसद की अध्यक्षता करने का काम करते थे, ऐसा मैंने कहा। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, कब से संविधान सभा ने संसद के रूप में कब से काम करना शुरू किया, यह प्रश्न बनता है। तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे, ढंग से लिखना है साथियों, नोट डाल के लिखिएगा। 17 नवंबर 1947 से, लिखिए 17 नवंबर 1947 से 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा ने संसद के रूप में, संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया। संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया, संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया। इसी में लिख लीजिए, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर उस दौरान, GV मावलंकर उस दौरान संविधान सभा की अध्यक्ष, GV मावलंकर उस दौरान संसद की अध्यक्षता करते थे। GV मावलंकर उस दौरान संसद की अध्यक्षता करते थे। संसद ही लिखिएगा, क्योंकि जब GV मावलंकर संविधान सभा की अध्यक्षता करते तो उसको संविधान सभा नहीं कहते, उस समय उसको क्या कहा जाता था, संसद कहा जाता था साथियों। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। GV मावलंकर उस दौरान संसद की अध्यक्षता करते थे। ठीक साथियों, ये तो हुई एक बात। अब देखिए, मैं वापस इस पॉइंट पर आता हूं। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो दूसरा काम किया गया राष्ट्रपति का चुनाव। संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए, संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया। हाँ, ये विष्णु सिंह जी राजपूत साहब, ये इंटरिम पार्लियामेंट थी, एकदम सही कह रहे दिनेश कुमार जी, ये अंतरिम संसद ही थी। इंटरिम मतलब काम चलाऊ संसद थी, तो पर संसद लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। जैसे मैं निर्वाचित बोलूंगा तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि सर निर्वाचित, यस, चुनाव हुए थे, बाकायदा आह्वान किया गया, चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया था और उस कार्यक्रम में यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो फॉर्म भर सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले का फॉर्म आया साथियों, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। 24 जनवरी 1950 उस समय निर्वाचन अधिकारी HVR आयंगर, बात की थी हमने पहले, HVR आयंगर लिख दीजिएगा, अच्छा प्रश्न बनता है। HVR आयंगर थे। इस चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन थे? HVR आयंगर थे। गौरी चौधरी जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? सर जितने सदस्य सभा में थे वे सभी संसद में आते थे। ऑब्वियसली संविधान सभा ही संसद थी। संविधान सभा समझ लीजिए सुबह के समय संविधान का निर्माण करती थी और वही सदस्य शाम को संसद के रूप में बैठ जाते थे। एकदम बात सही है।
तो निर्वाचन अधिकारी थे HVR अयंगर। अकेला फॉर्म आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 24 जनवरी 1950 को वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। लेकिन साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 379 और भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 380। 379 में संविधान सभा को अंतरिम संसद का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इंटरिम पार्लियामेंट, काम चलाऊ पार्लियामेंट का नाम दिया गया। यानी हमारा संविधान बन गया था, हमारा संविधान लागू हो गया था। अब संविधान तो लागू हो गया, तो अब संविधान सभा का काम क्या है? तो संविधान सभा को काम क्या दिया कि जब तक नई संसद नहीं बन जाती है तब तक आप किस रूप में काम करोगे? अंतरिम संसद के रूप में काम करोगे, अंतरिम संसद के रूप में काम करोगे। 379 में संविधान सभा को अंतरिम संसद का नाम दिया गया। ठीक है साथियों। और 380 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 380 काम चलाऊ राष्ट्रपति, जिसे हम लोग इंटरिम प्रेसिडेंट कहते हैं, उसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 380 में राष्ट्रपति के बारे में यह लिखा हुआ था कि संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, और संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा साथियों, चिंता मत कीजिएगा। अनुच्छेद 380 में लिखा संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। तो मेरे मित्र जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर निर्विरोध कैसे बोल दिया? अरे निर्विरोध का मतलब है जब उनके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ता है, जब एक ही व्यक्ति होता है तो उससे हम लोग निर्विरोध कहते हैं। एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने किसी ने चुनाव नहीं लड़ा इसलिए वो निर्विरोध हुए। दूसरी बात। तीसरी बात, कुछ साथी कह रहा है कि सर निर्विरोध राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी थे। साथियों, नीलम संजीव रेड्डी भारत का संविधान लागू होने के बाद जो भारत की संसद बनी, जिसकी बैठक 13 मई 1952 को पहली हुई, उसके बाद निर्विरोध राष्ट्रपति बने। मैं ये जो कह रहा हूं, संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा द्वारा। और नीलम संजीव रेड्डी जो निर्वाचित है या निर्विरोध है वो हमारी भारत की संसद के संदर्भ में है साथियों। तो ये संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहां था? अनुच्छेद 380 में। और 379 में संविधान सभा को क्या बना दिया? इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद बना दिया। और ये दोनों आर्टिकल कब लागू हुए? 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे साथियों। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? प्रोफेसर केटी शाह, क्या हुआ केटी शाह को? केटी शाह नहीं, अरे भाई HVR अयंगर साहब, HVR अयंगर साहब ही निर्वाचन अधिकारी थे। ये बात एकदम सही है। निशांत जी कह रहे हैं सर चुनाव तो संसद में क्या होगा या संविधान सभा ने? संविधान सभा ने ही संसद के रूप में कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति को चुना था। लेकिन 380 में यही लिखा हुआ है कि संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। यानी कभी आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है साथियों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए सही शब्द क्या है? भारत का राष्ट्रपति, काम चलाऊ राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति और संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। साथियों मैं तो इस बात से डर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको यह बात लिखवाई। क्या पता कैसा प्रश्न बन जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? बाय द वे कभी प्रश्न बन जाए कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया, तो उस समय उनका पद का नाम क्या था? नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति, नंबर 2 काम चलाऊ राष्ट्रपति, नंबर 3 अंतरिम राष्ट्रपति, नंबर 4 संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। तो साथियों आंसर क्या होगा? संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। अंतरिम का मतलब साथियों, क्या कुणाल जी ने प्रश्न पूछा, अंतिम का मतलब है काम चलाओ, थोड़ी देर के लिए, काम चलाने के लिए, इस प्रकार से।
तो मेरी बात को समझ रहे हैं? अंतरिम राष्ट्रपति नहीं लिखेंगे पायल जी, हेमलता जी, अंतरिम राष्ट्रपति नहीं लिखना है। जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका आंसर होगा संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, क्योंकि आर्टिकल में यह शब्द लिखा हुआ। अंतरिम राष्ट्रपति तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, अंतरिम राष्ट्रपति तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 4 आंसर दे रहे हैं बंटी देव जी, 4 आंसर दे रहे हैं राजकुमार जी कहर साहब, नवल किशोर जी भी 4 आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बात है साथियों। अंतरिम राष्ट्रपति तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं काम चलाऊ राष्ट्रपति शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूं, वो आपके समझाने के लिए। लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ था? संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। बताओ दोस्तों, क्या यह प्रश्न आएगा तो मित्र लोग सही कर पाएंगे क्या? वो सब क्या लिखेंगे? सब लिखेंगे अंतरिम राष्ट्रपति, जबकि आंसर क्या है? संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। ऐसे प्रश्न बनते हैं साथियों, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब कविता जी ने प्रश्न पूछा 24 या 26, मैं बात कर रहा हूं कविता जी। 24 जनवरी को राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, 24 जनवरी 1950। लेकिन उन्होंने पद ग्रहण कब किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लिख दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। हाँ, बॉबी जी कह रहे हैं HVR आयंगर संविधान सभा के सचिव भी थे, ये बात बता चुके हैं भाई। ठीक है, अब आप कर लेंगे, ऐसा मित्र लोग कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है साथियों। अब देखिए, रूटीन टाइप के प्रश्न नहीं आते हैं, ट्रेडिशनल टाइप के प्रश्न नहीं आते हैं, अब आजकल इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में पद 26 जनवरी को किया था साथियों। इसी वजह से 26 जनवरी को हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपने लिखा 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। आगे लिख दीजिए, आगे लिखिए, इसी कारण से आगे लिखिए, इसी कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करने वाले जो मेरे मित्र हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न पूछा गया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते? अधिकांश मित्रों ने लिखा क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ। जी नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद ग्रहण किया था, इस वजह से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हेमलता जी, संविधान लागू हुआ उस दिन से? जी नहीं, संविधान लागू हुआ ये अच्छी बात है, लेकिन संविधान लागू होने की वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस नहीं मनाते। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, किसी भी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जब निर्वाचित होता है तो उस देश को गणतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है साथियों। किसी भी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जब निर्वाचित होता है तो उसे गणतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है। साथियों, भारत 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक राष्ट्र बना था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बना था, इस वजह से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। 26 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या ली थी साथियों? शपथ ली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। हाँ, संविधान लागू हुआ था कौशिका जी, एकदम बात सही है, लेकिन गणतंत्र दिवस, गणतांत्रिक राष्ट्र बनना भारत उस दिन इसलिए मनाया जाता है। तो हंसराज जी, रायका जी एकदम सही कह रहे हैं
कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है। एकदम बात सही। नेहा सिंह जी का प्रश्न है को भारत का संविधान भी तो लागू हुआ। अरे भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन गणतांत्रिक राष्ट्र 26 जनवरी को बना, इसलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं साथियों। भारत का जो संविधान लागू हुआ, ये बातें ठीक है। संविधान सभा के संदर्भ में कुछ और बातें हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वो क्या बातें, जैसा कि एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि शपथ किसने दिलाई। लो सैंकी जी, पंडित साहब ने प्रश्न पूछ भी लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को शपथ किसने दिलाई। तो मुझे बताओ, भारत का संविधान का अनुच्छेद 60 जब पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। वैसे अनुच्छेद 60 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ऐसा अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है। उस समय हमारा जो कोर्ट जो चल रहा था उसमें हीरालाल जे कानिया मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया साहब ने ही उन्हें शपथ दिलाई साथियों। तो हीरालाल जे कानिया साहब ने शपथ दिलाई। और वैसे भी मैं बता चुका हूं, अनुच्छेद 60 तो साथियों 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को ही यह अनुच्छेद लागू हो गया। इसलिए शपथ किसने दिलाई? हीरालाल जे कानिया साहब ने उन्हें शपथ दिलाई। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने जवाब इसका दे दिया है। बात को आगे बढ़ाते हैं साथियों। आगे बढ़िए, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? एनी विसेन ने कहां से शपथ दिला दी यार मेरे भाई, क्या 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 क्या। चलिए अब देखिए, भारत की जो संविधान सभा जिसने संविधान बनाया साथियों, उस संविधान सभा के बारे में कुछ आलोचना रखी जाती है। क्या क्या आलोचना आप लोगों ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दे रहा हूं। एक आलोचना यह की जाती है कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। ऐसा अक्सर कहा जाता है। क्या नहीं थी? संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। तो पहला आपका प्रश्न यही होगा कि संप्रभु का क्या मतलब है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। संप्रभु का क्या मतलब है? संप्रभु का मतलब है एक ऐसी संस्था जिसके पास सारा पावर हो, एक ऐसी संस्था जिसके पास कुछ काम करने का अधिकार हो, उसे हम संप्रभु संस्था कहेंगे। आलोचक ये कहते हैं कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि इसका चुनाव आम जनता द्वारा नहीं किया गया, ऐसा अक्सर कहा जाता है। ठीक साथियों, इस आलोचना में आप थोड़ा सा दम देख सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता ने नहीं किया, ये बात सही है। लेकिन गुलाम देशों में संविधान सभाएं इसी तरह से गठित की जाती है। भले ही आप आरोप लगाएं कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी, लेकिन पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बार बार ये कहा कि हम जनता के सच्चे नुमाइंदे हैं, हम ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम ही तय करेंगे कि इस संविधान सभा में क्या होगा। आरोप ये लगाया जाता है कि ये संप्रभु संस्था इसलिए नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। ये बात सही है, अंग्रेजों द्वारा किया गया, एकदम बात सही है। ये सब ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ए दूसरा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, ये बात भी सही है। लेकिन साथियों, अगर चुनाव भी होते तो यही लोग संविधान सभा के मेंबर बनकर आते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस आलोचना में ज्यादा दम नहीं है। एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर संविधान सभा खत्म कब हुई? अरे देखिए, मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं क्योंकि फिर इसके बाद में आ नहीं पाएगा। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये संविधान सभा का 12वां सत्र, ये 12वां सत्र है। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा ने क्या करना शुरू कर दिया?
इसके बाद संविधान सभा ने पूर्ण रूप से संसद के रूप में काम करना शुरू कर दिया और संविधान सभा 13 मई 1952 तक संसद के रूप में, और कैसी संसद? काम चलाऊ संसद, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। तो संविधान सभा उस दिन खत्म नहीं हो गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा खत्म नहीं हो गई। वो संविधान सभा किस रूप में काम करती रही? संसद के रूप में काम करती रही। और कब तक काम करती रही? 13 मई 1952 तक काम करती रही। ये मैंने आपको बात कही। तो सर, क्या संविधान सभा ने संविधान निर्माण और संसद के रूप में कार्य करने के अलावा कुछ और भी कार्य किए थे? और कार्य किए थे ना, कुछ कानून बनाए थे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ये संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए तो किया था। उसी संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया था ना, जो 1951 में है। तो ये सब बातें ध्यान रखना। अच्छा, एक बात मैं और भी बता देता हूं, क्योंकि समय भी 2 से ढाई मिनट ही बचा हुआ है और बाकी वाली जो आलोचना है वो हम कर नहीं पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं, आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा साथियों कि 24 जनवरी 1950, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा बता रहा हूं, आपको बड़ा सरप्राइज होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की ये जो अंतिम बैठक हो रही है, अंतिम बैठक, यानी संविधान का निर्माण हो चुका है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद भी लागू हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे दोस्तों, अंतिम बैठक में भी 2 सदस्य बनाए गए। अंतिम बैठक में भी 2 सदस्य बनाए गए, आपको मालूम होना चाहिए। एक था बरप्पा कुंभहार और एक थे साथियों वीएस परमार। वीएस परमार, ये दोनों सदस्य संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को जो बनी, उस दिन संविधान सभा के मेंबर बनाए गए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं। तो संविधान सभा ने बहुत सारे काम किए। संविधान का निर्माण का काम किया, संसद के रूप में काम किया। संसद के रूप में काम करते हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भूमि सुधारों के संदर्भ में कानून, संविधान में प्रथम संशोधन, ये सब काम संविधान सभा ने ही संसद के रूप में काम करते हुए किए। तो ये 2 मेंबर मैंने आप लोगों को बता दिया साथियों। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाएं। संविधान सभा की दूसरी आलोचना, जैसा मेरा मित्र कह रहे हैं, संविधान सभा को कांग्रेस का संगठन कहा गया। संविधान सभा मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब भारत, ऐसा कौन कहते हैं? भारत के संविधान पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम किया है वो है ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा के बारे में ये बात लिखी थी जो मैंने आपके सामने रखी। ग्रैनविल ऑस्टिन कहां के थे साथियों? विवेक चौहान साहब ने बात कही कि सर अंतिम दिन इनको मेंबर बनाने की जरूरत कहां पड़ी, इनका क्या काम पड़ गया? अरे मेरे भाई, संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम कर लिया, लेकिन संसद के रूप में तो काम करेगी अभी 2 साल तक, इसलिए इन दोनों को मेंबर बनाया गया। रत्नापा बरप्पा, पूरा नाम था रत्नापा बरप्पा कुंभहार, रत्नापा बरप्पा कुंभार, और दूसरे का नाम था वीएस परमार। तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो कि अमेरिकन इतिहासकार थे, अमेरिकन इतिहासकार थे, इन्होंने भारत के संविधान पर एक किताब लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और प्रश्न बन जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिख दीजिएगा, प्रश्न बनता है ऐसा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला। ये ब्रिटेन के नहीं है मेरे भाई, ये अमेरिकन इतिहासकार है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन नामक, अरे भाई ये ब्रिटेन के नहीं है, ये अमेरिका के, नामक पुस्तक में इस प्रश्न का जवाब दिया। एक्चुअली में संविधान सभा में अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे, आपको बताया गया 208 सदस्य थे। इस वजह से आरोप लगाया जाता है कि संविधान सभा एक दल का संगठन है। साथियों, ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में भी ये बात लिखी कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस था, लेकिन आगे वो जो बात लिखते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। आगे वो लिखते हैं
कांग्रेस ही उस समय भारत थी। संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस उस समय भारत, ये लिख दीजिए। ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा का अभिप्राय, संविधान सभा का अभिप्राय कांग्रेस और कांग्रेस का अभिप्राय, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, और कांग्रेस का अभिप्राय भारत है। ये ग्रैनविल ऑस्टिन साहब अपनी पुस्तक में उस समय की कांग्रेस के बारे में ऐसा लिख रहे हैं। तो कांग्रेस, संविधान सभा पर आरोप लगता है कि ये एक दल का संगठन है, तो ऑस्टिन साहब इसका जवाब दे रहे हैं कि उस समय करे क्या। वो जो कांग्रेस उस समय का एक अम्ब्रेला संगठन था, उसमें सारे समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व था। इस वजह से संविधान सभा को कांग्रेस का संगठन कहिए, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही उस समय क्या थी, भारत थी, ऐसा ग्रैनविल ऑस्टिन साहब कहते हैं। ऑस्टिन साहब ने एक किताब और लिखी है, डेमोक्रेटिक वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। समय आने पर उस विषय पर बात करेंगे। तो साथियों, मुझे लगता है कि आज आपको कुछ बातें, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुए होंगे। आपके मस्तिष्क में कोई नए प्रश्न आए तो आगे की क्लासेस में आप जरूर रखिएगा, आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। साथियों, आज शुरुआत में मैंने 15 मिनट उन मुद्दों पर बात की जिनके बारे में आप में कन्फ्यूजन है। 207 सदस्य, 211 सदस्य, अंतिम सेकंड बैठक 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, संविधान सभा में महिला सदस्य 15 है, 9 है। इस प्रकार के जो कन्फ्यूजन थे, उन कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हमने अपनी बात को आज प्रारंभ किया था। साथ ही मैं आगे भी चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रखें, अच्छे प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।